हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री रूल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप को समझेंगे 30 मॉलिक्यूल्स का। इवन मैं यहाँ पे आपको लिविंग स्ट्रक्चर्स भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम कुछ 30 मॉलिक्यूल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। ये 30 मॉलिक्यूल्स वो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं या यूजुअली जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं उस समय हम इन 30 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं। ये 30 मॉलिक्यूल्स की लिस्ट मैं आपके सामने देता हूँ। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से इनका लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, इनका ज्योमेट्री क्या होगा, इनका शेप क्या होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखिए, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। इससे पहले वाला वीडियो जो था जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री और उनके शेप मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन अगर मेरे पास होती है, ठीक है, तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, और अगर लोन पैर आ जाते हैं तो उसका शेप क्या होगा, और शेप जो होंगे उनके नाम क्या होंगे। ये चार्ट मैंने आपको दिया था और हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसका ज्योमेट्री और शेप मैंने एक्सप्लेन किया था। दैट्स वाज द सेकंड वीडियो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने के लिए हमको स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है। वो स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो 2 वीडियोस थे ये सेपरेटली मैंने बना रखे थे। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को देखा होगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे निकालनी है और ज्योमेट्री और शेप कैसे निकालना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उस मॉलिक्यूल का लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम 30 मॉलिक्यूल्स को देखते हैं एंड एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि 30 मॉलिक्यूल जो हैं उनको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप भी मुझे पॉज कर सकते हो, आप चाहो तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और 30 के 30 मॉलिक्यूल्स का अगर आपको आता है और आप कॉन्फिडेंट हो तो आप पहले से लिख के रखिए कि इनका शेप क्या होगा, इनका ज्योमेट्री क्या होगा, और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और इनका लिविंग स्ट्रक्चर कैसा होगा। और उसके बाद आप मेरे साथ बैठ के क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो लिखा था क्या वो सही लिखा था। देखिए, एक चीज़ और बता दूं, गूगल पे या इंटरनेट पे आपको किसी भी मॉलिक्यूल के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं। कई बार कुछ लोग जो होते हैं डीटी बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बना देते हैं। जैसे आप H2SO4 का मॉलिक्यूल अगर देखोगे तो बहुत सारी किताबों में इसका अलग, मैं आपको ये डिस्कस करके भी बताऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से H2SO4 के 2 तरीके के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। पर उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन, शेप या ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूल आता है फॉस्फर, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लिविंग स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। मेरे पास यहाँ पे फॉस्फर होगा। फॉस्फर के पास नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे। हर फ्लोरीन और हर हाइड्रोजन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फॉस्फर क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेगा और अनपेयर करने के बाद फॉस्फर क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। अब ये ज्योमेट्री मुझे देखी सी लग रही है। ये ज्योमेट्री अगर मैं देखूँ, ये शेप देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि ज्योमेट्री क्या होगी। मेरे जो 3 फ्लोरीन होंगे वो इस तरीके से इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे और आपके जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो यहाँ चले जाएंगे इस तरीके से। अब देखो, अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूं फॉस्फर का, ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? लिविंग स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है? हम क्या निकालेंगे? इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब मुझे बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे तो 5 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। लोन पेयर मेरे पास एक भी नहीं है। 5 + 0, इसका मतलब स्टेरिक नंबर 5 आ जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये डिस्कस करके बताया था कि अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है, स्टेरिक नंबर अगर मेरे पास 5 आता है तो उसका शेप क्या, उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर लोन पेयर होता तो फिर ज्योमेट्री तो वही रहेगी पर शेप बदल जाएगा। शेप क्या हो जाता? सीसो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरे पास एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जो लोन पेयर था वो तो टूट गया। टूटने के बाद वो 2 फ्लोरीन में चला गया। तो यहाँ पर मुझे जो ज्योमेट्री और शेप दिखाई देगा इस तरीके से मेरा फॉस्फर होगा। ये फॉस्फर होगा, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड ऊपर नीचे, इस तरीके से फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अगर कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अब मैं पहले 2-3 मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से लिखूंगा, उसके बाद में मैं डायरेक्ट लिखने लगूंगा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल, ये ट्राइंगल है और ऊपर नीचे से पिरामिड है। इट विल बी बाय पिरामिडल। क्या यहाँ पर शेप कुछ होगा? जी, शेप और ज्योमेट्री फिलहाल सेम होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं होता है तो शेप नहीं आता है। पहला मॉलिक्यूल डन। आते हैं दूसरे मॉलिक्यूल पे। देखो, दूसरा मॉलिक्यूल है SiO2। तो सबसे पहले उसका लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। अगर कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है तो मैं उसके 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकता हूँ। हर ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाना पसंद करता है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लास्ट में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से। देखो, इसके लिए आपको ना बेसिक आना चाहिए। बेसिक मतलब क्या? आपको पता होना चाहिए कि किसके लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपने ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा होगा, ये वाला जो वीडियो था, वीडियो नंबर 1, जहाँ पे मैंने चीज़ों को डिस्कस किया है, आप मेरे प्रोफाइल पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता हाउ टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसमें मैंने सिखाया था। इसमें मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे
ये पूरा स्टार्टिंग का पार्ट मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कब कौन डेटिव बॉन्ड बनाता है, कब कौन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर पाता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी और काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की थी। तो अगर आप नए हो या फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो तो आई रिक्वेस्ट किया पहले पुराने जो 2 वीडियोज़ हैं आप उनको एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बना लेगा। अब मुझे पता है इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इस हिसाब से सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूं तो स्टेरिक नंबर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड मेरे पास 2 दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर मेरे पास कोई बचा नहीं है, स्टेरिक नंबर निकल के आया 2 स्टेरिक नंबर। यहाँ देखो ये 5 स्टेरिक नंबर का मतलब क्या था, आपने अगर लास्ट वीडियो में देखा होगा आपको पता था स्टेरिक नंबर 5 का मतलब sp3d होता है। क्या होता है sp3d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर अगर 2 निकल के आता है इसका मतलब क्या हो गया, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल जो होता है वो लीनियर होता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ होगा। अगर कोई पूछे इसका ज्योमेट्री क्या है तो आप कह सकते हो कि इसका ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर। और अगर कोई पूछे इसका शेप क्या है, अब सिंस लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा, ये भी लीनियर हो जाएगा। डन, खत्म, ऐसा यूट्यूब खत्म। आते हैं तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन सिंस सेम सिलिकॉन कार्बन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सेम फंडा। अब मैं फटाफट लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन आएगा, कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया। अब अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूँ तो स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। मुझे यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2। लोन पेयर कोई है नहीं क्योंकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूटिलाइज हो गए। हम स्टेरिक नंबर सेंट्रल एटम का निकालते हैं, अगल बगल वालों का नहीं निकालते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो 2 + 0 इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन भी sp हो जाएगी। sp का मतलब मेरा मॉलिक्यूल क्या होगा, मेरा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। यहाँ पे कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर आ जाएगा। हो गया। इसका मतलब इसका ज्योमेट्री और शेप क्या हो गया, ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे मेरे पास लीनियर। डन। अब आते हैं चौथे मॉलिक्यूल पे, दैट इज SO3। अब देखो सल्फर, पहले लिविंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेरे पास सल्फर होगा, सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 ऐसे बना लेता हूँ। 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। अब देखो यार 3 ऑक्सीजन अगर है तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना, काम खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में यूज हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में यूज हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा। हो गई कहानी खत्म। समझ में आया। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन फैमिली तो डबल बॉन्ड ही बनाती है ना। तो सल्फर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेगा। अब इसमें से ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लेना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्टेरिक नंबर जो होगा वो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा प्लस लोन पेयर। एक भी लोन पेयर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है पर मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 3 + 0 इसका मतलब आंसर 3 आएगा। 3 का मतलब हमने पढ़ा था दैट इज sp2। तो इसका शेप कैसा दिखेगा, इस तरीके से ये सल्फर होगा मेरे पास। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर होगा। अगर कोई पूछे ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री और शेप मुझे लगता है सेम होगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप और ये क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल, देखो मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो मेरे वीडियोस को स्लो कर सकते हो, यूट्यूब में वो ऑप्शन होता है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हो तो यूट्यूब में वो भी ऑप्शन होता है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो स्पीड शुड नॉट बी एन इशू कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हो या बहुत स्लो बोल रहे हो, तो आप यूट्यूब पे एडजस्ट कर सकते हो, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू होने वाला, ठीक है। आते हैं मॉलिक्यूल नंबर 5 पे, SO2। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सल्फर होगा, सल्फर के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, चलो बना दो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये देखो डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो यहाँ आता है सल्फर के पास लोन पेयर। तो इसका अब अगर मुझे स्टेरिक नंबर निकालना होगा तो बताइए क्या होगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड। तो मुझे 2 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं और एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा मेरे पास 2 है, लोन पेयर मेरे पास 1 है। इसका मतलब स्टेरिक नंबर 3 आया। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब ये भी sp2 होगा। तो देखो SO2 या SO3 दोनों sp2 आ रहे हैं
पर अब देखो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। यहाँ पर भी मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे थे पर एक भी लोन पेयर नहीं था। यहाँ सिग्मा बॉन्ड 2 है पर लोन पेयर 1 है। इन शॉर्ट दोनों का स्टेरिक नंबर 3 ही आ रहा है। यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर 3 आ रहा था, यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर 3 आ रहा था। तो डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस आ जाता है शेप और ज्योमेट्री में। अगर आप इसका शेप देखते हो, इसका शेप ये आपके पास सल्फर होगा, यहाँ अब एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पर वो लोन पेयर नहीं था, वहाँ पे वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्या आ गया? सिंस वहाँ लोन पेयर आ गया, वो लोन। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा अगर मैं इसकी ज्योमेट्री पूछूं। अब देखो भाई ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन पे होती है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp2, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार। अब अगर कोई पूछे इसका शेप क्या है, शेप, अब शेप देखते समय हम लोन पेयर को नहीं देखते, हम सिर्फ इतना देखते हैं। तो ये तो मुझे बेंट दिखाई दे रहा है, या आप इसको वी शेप कह सकते हो, वी शेप, या आप इसको एंगुलर कह सकते हो। वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका नाम दिया जाता है, तीनों में आप यूज कर सकते हो। तो डिफरेंस दिखाई दिया, ज्योमेट्री सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया? शेप में। यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप सेम था, यहाँ शेप बदल गया, ज्योमेट्री सेम रहेगी। NH3 तो बहुत बड़ा पुराना मॉलिक्यूल है, मुझे नहीं लगता इसको मुझे बताना भी चाहिए था बेसिकली, बट नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और एक मेरे पास लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो 3 + 1। अब मैं देखो फास्ट लिखूंगा, अब मैं बार बार सिग्मा प्लस लोन पेयर नहीं लिखूंगा। 3 + 1, स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। 4 स्टेरिक नंबर का मतलब sp3। sp3 का मतलब मेरा ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री इस तरीके से नाइट्रोजन आएगा, उसके पास एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ। अब अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि sp3 का डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया और sp2 का डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया, तो आप ये लास्ट वीडियो में देख सकते हैं भाई। अब ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 11th 12th के बच्चे होते हैं, फर्स्ट टाइम आ जाते हैं देखने के लिए, तो उनको दिखता है एग्जाम आ रहे हैं, चलो मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वो बिना बेसिक के आते हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ बताया हर हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री और शेप फिक्स होता है। शेप तो चलो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, पर हर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी तो मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगी तो मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखेगा। आप उसमें लोन पेयर ऐड कर सकते हो, वो अलग बात है, पर हर हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री फिक्स होती है। वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो NH3 का ये ज्योमेट्री है। अगर कल को कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री में आप इसका नाम दे दोगे सर ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। अब अगर कोई पूछे इसका शेप क्या है, अब देखो कुछ लोग इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, या इसको कुछ लोग कहते हैं पिरामिडल। पिरामिडल वुड बी ए राइट आंसर, क्योंकि देखो जब पिरामिड आप बनाते हो तो इस तरीके से ये 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, और ये नाइट्रोजन, और उसके ऊपर यहाँ एक लोन पेयर ऐसा दिखाई देगा। तो तीनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ है ना, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे पिरामिड बना रहे हैं। ये 3 का बेस बन गया और ऊपर यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और उसके यहाँ पे ऊपर एक लोन पेयर है। तो पिरामिडल वुड बी ए राइट आंसर, आप पिरामिडल कह सकते हो। कुछ किताबों में या कुछ टीचर जब पढ़ाते हैं तो इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिरामिडल वर्ड यूज करो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 7th आते हैं वाटर मॉलिक्यूल, यही है तो 11th में करवाया जाता है। तो मेरे पास ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के लास्ट में मेरे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर। तो जो स्टेरिक नंबर होगा ऑक्सीजन का वो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर है जो सेंट्रल एटम होता है, हम उसका निकालते हैं। तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आएगा? 4। 4 का मतलब ये भी sp3 हो गया। अब पिछला वाला भी sp3 था, ये भी sp3 था, बस फर्क क्या है, उसमें एक लोन पेयर था और 3 सिग्मा बॉन्ड थे। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो इसका ज्योमेट्री और शेप भी सेम है, ज्योमेट्री तो सेम आएगा, शेप बदल जाएगा। ज्योमेट्री में ऑक्सीजन होगा, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर नीचे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब अगर कोई कल को तुमसे पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। और अगर कोई पूछे शेप क्या होगा, तो शेप इसका बदल जाएगा। अब देखो शेप में हम सिर्फ बॉन्ड देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो मुझे इस तरीके से बेंट दिखाई दे रहे हैं। ये तो बेंट शेप कह दो, या इसको वी शेप कह दो, या आप इसको एंगुलर कह दो, मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब आते हैं 8वें मॉलिक्यूल पे, दैट इज SO4-2। तो यहाँ पे मेरे पास सल्फर होगा, सल्फर के लास्ट में, अब देखो यहाँ दिक्कत आती है, जब आप अनायंस की बात करोगे ना, जहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया होता है, दिस इज एन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज। ये एक्स्ट्रा चार्ज आप हमेशा सेंट्रल एटम को दे दो,
मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको सेंट्रल एटम को दे देते हैं। सेंट्रल एटम को दे देने का मतलब क्या होता है, अब देखो मुझे पता है नॉर्मल सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मल सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब 2 -2 है ना, वो भी सल्फर को दे दो सल्फर को। तो सल्फर के पास 7 8 और ये हो गए -2। सल्फर के ऊपर आ गया चार्ज -2, सल्फर इज -2। अब 4 ऑक्सीजन आपको ड्रॉ करने हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ ड्रॉ कर दो, एक यहाँ ड्रॉ कर दो, एक यहाँ ड्रॉ कर दो, एक यहाँ ड्रॉ कर दो, हो गया काम खत्म। डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, काम खत्म। और सल्फर के ऊपर याद रखना -2 का चार्ज है, ये सल्फर पे -2 का चार्ज है। उसमें भी आपको पता है 4 अगर डबल बॉन्ड बने हुए हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड होगा, चौथा सिग्मा बॉन्ड होगा, ये वाला पाई, ये वाला पाई, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। अब स्टेरिक नंबर निकलना बड़ा आसान है, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो मुझे लोन पेयर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, 8 के 8, वेदर में कहूँगा 2 2 4 5 6 7 8, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर, हमारे। तो सिग्मा बॉन्ड मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्टेरिक नंबर विल बी 4। अब अगर स्टेरिक नंबर 4 हो जाता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा। तब अगर ये भी sp3 है तो इसका शेप क्या होगा या ज्योमेट्री क्या होगा, पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री, ये सल्फर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर, ये ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ बना देता हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, अब ज्योमेट्री और शेप इसका सेम होगा क्योंकि लोन पेयर है नहीं। अगर लोन पेयर होता नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाती है, सेम। तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी और दोनों क्या आ जाएंगे, टेट्रा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है, सर ये जो टेट्राहेड्रल शेप होता है ना, मतलब टेट्राहेड्रल होती है, बेसिकली होती क्या है। मैं खुद को थोड़ा यहाँ लेके आता हूँ तो इसको भी समझ लो। मैं इस वीडियो में इसको सिखा देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैं समझाना भूल गया। देखो टेट्राहेड्रल को आप इमेजिन इस तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए अगर ये क्यूब है, ये एक बॉक्स है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इसको क्यूब बना लो आप पढ़ ही रहे हो तो सब कुछ एक साथ पढ़ लो। अगर ये मेरा सल्फर यहाँ प्रेजेंट है, अब टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 हेड्रॉन, 4 फेसेस होने चाहिए। तो टेट्राहेड्रल को इमेजिन मैं एक ऊपर और एक नीचे क्यों बोल रहा हूँ और 2 इस साइड में क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो एक ऑक्सीजन यहाँ आया होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो दूसरा ऑक्सीजन सामने आया होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब ऑल्टरनेट कॉर्नर पे, और तीसरा ऑक्सीजन फिर यहाँ आया होगा, उसने डबल बॉन्ड यहाँ इस तरीके से बनाया होगा, चौथा ऑक्सीजन यहाँ पे आया होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनाया होगा। तो देखो अगर आप कोई प्लेन इमेजिन कर लो कोई भी एक प्लेन इमेजिन कर लेते हैं, चलो लेट अस से ये वाला प्लेन इमेजिन कर लेते हैं, ये मेरा प्लेन है, मैं इस तरीके से इसको अपना प्लेन मानता हूँ। तो आप देखो 2 ऑक्सीजन तो प्लेन में है, एक ऑक्सीजन प्लेन से इस साइड में और एक ऑक्सीजन प्लेन से इस साइड में। तो यहीं भी देखो तो कि 2 ऑक्सीजन तो मैंने प्लेन में बनाए हैं, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ये, और एक प्लेन से ऊपर बनाया है और एक प्लेन से मैंने नीचे बनाया। तो इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि आपके पास 4 अगर क्यूब है तो 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर पे आपके पास पार्टिकल होगा। अब टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं भाई, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, टेट्रा और हेड्रल वर्ड क्यों यूज किया। देखो अगर सल्फर को यहाँ ड्रॉ करो, एक ऑक्सीजन को वहाँ ड्रॉ कर दो, एक ऑक्सीजन को यहाँ ड्रॉ कर दो, एक ऑक्सीजन को यहाँ कर दो, तीसरे ऑक्सीजन को यहाँ कर दो। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये 3 ऑक्सीजन को ज्वाइंट कर दूं मैं, तो ऊपर का ऑक्सीजन जो हो रहा है वो 4 फेसेस बना रहा है इस तरीके से। अब देखो इसको गायब करो सल्फर को बीच में से, अब गायब कर दो ये बीच में से। अब देखो ये चौथा ऑक्सीजन ऊपर था ना, ये अब आप इसमें 4 फेस देख पाओगे, ट्राइंगुलर फेस। एक फेस पीछे की तरफ है, एक यहाँ की तरफ है, एक यहाँ की तरफ है, 3 फेस हो गए ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पीछे का देखो तो ये वाला पीछे का फेस है, ये पीछे का ट्राइंगल है, ये वाला यहाँ का ट्राइंगल है और ये वाला यहाँ का ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये नीचे की तरफ। इसीलिए इसमें 4 फेसेस बनते हैं, तो इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। हेड्रल का मतलब होता है 4 फेसेस। याद रखना जब मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ, टेट्रा मतलब होता है 4 और हेड्रल का मतलब होता है फेसेस। 4 फेसेस हैं इसके अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ पे डाउट ये भी क्लियर हो जाता कि टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं। तो SO4-2 का ज्योमेट्री और शेप जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे, 9 N3-1। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि तरह ये N3-1 को ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका डायग्राम क्या होगा। पहले तो मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं, अजाइड कहते हैं कि नाइट्राइड कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन होगा। आप कमेंट करके बताओगे इज इट एन अजाइड या इसको नाइट्राइड कहते हैं, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल अजाइड भी होता है और एक नाइट्राइड भी होता है। आप दोनों में से क्या है ये मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मॉलिक्यूल नंबर 9 कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये आपका होमवर्क है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तीनों नाइट्रोजन को लाइन से ड्रॉ कर दो। सबसे पहले लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तीनों नाइट्रोजन को लाइन से ड्रॉ कर दो। अब मुझे पता है इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे,
इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, यहाँ -1 दिया हुआ है। अब -1 यूजुअली जो हमारा रूल कहता है, जो हम फॉलो करते हैं, वो हम सेंट्रल एटम पे लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर आ गया चार्ज -1 का। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल, अब ध्यान से सुनना, ये मेरा सेंट्रल एटम है। हर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। देखो हर नाइट्रोजन के लास्ट में ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बेसिकली। ठीक है, इसके लास्ट में, और इसके लास्ट में अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा सेंट्रल एटम है। बट अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, इट वांट्स टू मेक 3 बॉन्ड। बताओ क्या करेगा? तो ये क्या करता है, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले लेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी देखो ये एक इधर था और ये एक्स्ट्रा उसके पास जो -1 का आया था। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले लेगा, ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले लेगा, और ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन? क्या ये नाइट्रोजन सेटिस्फाइड हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास अभी भी अगर आप देखो तो 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड तो हुआ नहीं है। तब ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रखेगा पहले, क्योंकि इस नाइट्रोजन का देखो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, इसके पास, ध्यान से सुनना, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, प्लस उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया था -1 का। इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास भी 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो इसके पास कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो 3 इधर हैं और 3 मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 3 6। ये मॉलिक्यूल देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत बच्चे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। इसको एक बार ड्रॉ करना सीख जाओ, बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये बाकी के जो 2 बचे हुए हैं ये मेरे पास पाई बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जब कहीं डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, बाकी के जो 2 बचे हुए होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पास अभी तक 5 ही इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड तो ये यहाँ पे शेयर कर लेगा, तो 5 + 1 तो इसको यहाँ मिल गए। ठीक है, पर अभी भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस नाइट्रोजन के साथ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को स्प्लिट नहीं कर सकता। ये मैंने पहले वीडियो में सिखाया हुआ है। आपको पता है नाइट्रोजन के बीच में और फॉस्फर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉस्फर के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्क सबसे बड़ा क्या है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, चौथा अपना लोन पेयर स्प्लिट नहीं कर सकता। फॉस्फर अपने 3 बॉन्ड बना सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर सकता है, एक इधर और एक इधर बॉन्ड बनाने में। नाइट्रोजन नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बनाना पसंद करता है। नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पसंद करता है, वो क्या बनाएगा, वो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ये थ्योरी याद रखना, ये डेटिव बॉन्ड बनाना पसंद करता है, और फॉस्फर क्या करता है, अपने लोन पेयर को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिटिंग ऑफ लोन पेयर, स्प्लिटिंग ऑफ लोन पेयर। क्यों लोन फॉस्फर कर पाता है, इसका रीजन भी मैंने आपको समझाया हुआ था पहले वीडियोस में, नंबर 1 वीडियो में, क्योंकि फॉस्फर के पास 3d ऑर्बिटल होती है, जिससे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर पाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास थे, एक यहाँ से मिल गया, 6 हो गया, उसको 2 और चाहिए। तो ये नाइट्रोजन अपना 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है। अब डेटिव बॉन्ड भी एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आप इसको पाई बॉन्ड कंसिडर करोगे। अगर 2 बॉन्ड बनते हैं 2 एटम्स के बीच में, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। समझ में आया यहाँ तक? अब मुझे बताइए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम का ढूंढते हैं, इस नाइट्रोजन का, इसके पास अभी 5 + 1 + 2 हो गया, क्योंकि 5 इसके खुद के थे, एक यहाँ से मिला और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए। ठीक है, इस नाइट्रोजन के हो गए पूरे 5 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के थे और 3 इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ नाइट्रोजन से मिल गए, और ये नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है? आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। सो दिस इज हाउ दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अब ये मॉलिक्यूल के बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। इसके कुछ टीचर्स अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ कहते हैं डबल बॉन्ड बना देते हैं, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं और बना देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि देखो आपका पूरा मॉलिक्यूल सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, योर एंटायर मॉलिक्यूल इज गेटिंग सेटिस्फाई। ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। अब इस नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर बता दीजिए, स्टेरिक नंबर कितना होगा। तो मुझे अगर इस नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर निकालना हो, मुझे 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाकी 3 बॉन्ड जो है वो मेरे पास पाई बॉन्ड है। अब तुम बोलोगे सर ये जो आपने सिंगल बॉन्ड बनाया ये सिग्मा होना चाहिए। देखो कभी भी 2 एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनता है तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, बाय डिफॉल्ट ये फिक्स है।
ये रूल है, दो एटम्स कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड आपस में नहीं बना सकते। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैप से होता है, लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है, कि केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक है ये, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड ही होगा और ये सिग्मा जो डेटिव बॉन्ड होगा फिर हम उसको सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करेंगे। तो इस हिसाब से इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, मुझे सिग्मा प्लस लोन पेयर चाहिए, मुझे सिग्मा बॉन्ड यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास कुछ बचा नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया 2। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp। sp का मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, लीनियर। यहाँ एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ दूसरे नाइट्रोजन के साथ, और मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ इस नाइट्रोजन के साथ जिसमें से एक डेटिव बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन पे दे देता हूँ -1 का चार्ज। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर विद दिस स्टफ। अब इसके बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, मैं फिर से कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द ओनली स्ट्रक्चर। बहुत सारे टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, यूट्यूब पे गूगल पे आप देखोगे बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बट उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस हमने पढ़ा है। रेजोनेंस का मतलब यही होता है ना, पाई बॉन्ड जो होते हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन यही निकल के आना चाहिए और उसका शेप और मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री यही निकल के आना है। अब सिंस इसमें लोन पेयर नहीं है तो इसका ज्योमेट्री या इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वाइट क्लियर। अब आते हैं इस वीडियो का लास्ट, क्योंकि मैं 3 वीडियोस में इसको सिखाने वाला हूँ। आई नॉट बी टेकिंग ऑल द 30 वीडियोस इन वन शॉट, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और फिर आप बोर हो जाओगे उसको देख देख के। तो 10-10 करके चलते हैं। तो दिस इज द पार्ट 1 जहाँ पे मैं ये लास्ट मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज I3+1। अब 3 आयोडीन है, तीनों आयोडीन को इस तरीके से ड्रॉ कर दो, तीनों आयोडीन को। हर आयोडीन के लास्ट में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7। हर आयोडीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 को आप ऐसे ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे कैसे पता चला 7 होते हैं, अरे नोबल गैसेस की फैमिली से पहले जो आता है हेलोजेंस की फैमिली, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन। क्लोरीन का तो आप लोगों ने 2,8,7 कई बार पढ़ा होगा। हम लास्ट में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आयोडीन +1 है, मतलब सेंट्रल एटम को आप +1 बना दो। अब सेंट्रल एटम को अगर +1 बनाओगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, चलो जी हट गया। अब मुझे बताओ हर आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल को छोड़ दो, सेंट्रल को ऑब्वियसली वो अपनी लिमिट से ज़्यादा बनाएगा क्योंकि उसको तो पूरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखना है ना। हर आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है, हर आयोडीन एक बॉन्ड बनाता है। तो जो बगल वाले मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एटम हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा ही बॉन्ड बनाएगा। अब वैसे तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, पर अगर आप यहाँ पर देखो तो 3 2 5 बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन ने। इज इट अलाउड फॉर नाइट्रोजन? नो, इट्स नॉट अलाउड फॉर नाइट्रोजन। बट अब वो सेंट्रल एटम है, उसको पूरे मॉलिक्यूल के फ्रेमवर्क को संभाल के रखना होता है, वो करेगा। तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड ये यहाँ बनाएगा। अब देखो तुम कहोगे आयोडीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना सर, आपने तो इस आयोडीन के 2 बॉन्ड बना दिए क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। अब देखो इस आयोडीन को देखो एक ही बना रहा है, इस आयोडीन को देखो एक ही बना रहा है, समझ में आया? तो जो सेंट्रल एटम होता है वो हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा ही काम करता है। अब वैसे तो सल्फर 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, सल्फर को 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। उसको एक बॉन्ड इधर बनाना चाहिए। पर सल्फर अगर सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, अगर वो सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पे सल्फर को देखो कितने बॉन्ड बनाए, 2 2 4 5 6 7 8 बॉन्ड बनाए हैं उसने। क्या सल्फर 8 बॉन्ड बनाने लायक है? नहीं है। बट सेंट्रल एटम है ना, तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करेगा। वो परिवार का मुखिया है, उसको पूरे फैमिली को संभाल के रखना है, तो वो अपनी लिमिट क्रॉस करता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयोडीन +1 है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ एक लोन पेयर हो गया, यहाँ एक लोन पेयर हो गया। तो अब मुझे जो स्टेरिक नंबर यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है वो सिग्मा प्लस लोन पेयर के हिसाब से मुझे 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब मुझे sp3 दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा कुछ ऐसा दिखेगा। ये सेंट्रल आयोडीन है, एक लोन पेयर यहाँ दिखाई देगा, एक लोन पेयर मुझे यहाँ दिखाई देगा, एक आयोडीन यहाँ दिखाई देगा, एक आयोडीन यहाँ दिखाई देगा, और इसके ऊपर +1 का चार्ज होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्री तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और जो इसका शेप होगा, बोलो जी शेप क्या होगा? तो शेप इसका हो जाएगा बेंट शेप, क्योंकि सिर्फ आयोडीन बॉन्ड आयोडीन बॉन्ड आयोडीन है ना, हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। तो आप इसको ये वाटर मॉलिक्यूल जैसा है, बेंट कह दो या वी शेप कह दो या इसको आप एंगुलर कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रूल याद रखना कि जो +1 का चार्ज होता है यूजुअली हम सेंट्रल एटम पे देते हैं। देखो इस मॉलिक्यूल की भी मैं बात करूं N3-1 का, इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आपको अगर वो देखना मैं वो भी बता सकता हूँ कैसे पॉसिबल है। ये मैं नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नोट करके देख लेना। कहाँ ड्रॉ करूँ? यहीं पे कर दूँ, ये नोट करके। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये -1 का चार्ज इस नाइट्रोजन को दे देते हैं। तो ये मेरा नाइट्रोजन सेंट्रल हो गया, ये नाइट्रोजन यहाँ हो गया, ये नाइट्रोजन यहाँ हो गया। इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 का चार्ज उसको दे दो, ये दे दो -1 इसको, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, हो गए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन।
ये नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5। हर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? हर नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है। तो अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो ये नाइट्रोजन यहाँ से हटेगा, सेंट्रल एटम अपनी लिमिट क्रॉस करता है, ये याद रखना। तो ये नाइट्रोजन तो अपने 3 बॉन्ड बनाएगा भैया। ये देखो, ये इसने बना लिए अपने 3 बॉन्ड, ये बना लिए 3 बॉन्ड अपने। अब ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो 2 इधर है, 3 इधर है, 5 हो गए। इस नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5। 2 इधर है, 3 इधर है, 5 इसके हो गए। ये नाइट्रोजन के पास 5 होने चाहिए थे, 2 2 4 और 1 5, बट ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिला हुआ है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? क्योंकि हमने -1 का चार्ज इसको दे दिया। अब मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके देखो 5 + 3 हो गए हैं। इसके पास अभी ऑलरेडी 5 + 1 है, क्योंकि 5 उसके हैं और एक -1 का हमने दे दिया। अब इसको और कितना चाहिए? इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अब सामने वाले इसको बोलेगा, ये देखो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अब बरोबर है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 और एक ये छठवां -1 जो बाहर से कहीं से आया हुआ। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस नाइट्रोजन को कहेगा अपना लोन पेयर यहाँ लेके आओ और मेरे साथ डेटिव बॉन्ड बना लो। ये भी एक स्ट्रक्चर आप बहुत जगहों पे देखोगे। इस केस में क्या हो गया? इस केस में ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये एक। अब सिग्मा बॉन्ड तो अभी भी 2 ही है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो फिर भी sp आने वाली है। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ कि ये स्ट्रक्चर बनाओ, उससे सच कोई फर्क नहीं। अब देखो आप रेजोनेंस देखो, यहाँ पे ये -1 यहाँ पे था, ये -1 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो एक तरीके से। आप ऐसे कह सकते हो ये पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये इसलिए समझा रहा हूँ, कई बार जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये क्या होता है ना, ऑफलाइन के बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा यूट्यूब देख के आ जाते हैं, या कई बार गूगल के इमेजेस देख के आ जाते हैं, फिर वो आर्ग्यू करते हैं, अरे सर आपने तो ऐसे पढ़ाया और किताब में तो ऐसे लिखा हुआ था, आपने तो ऐसे पढ़ाया पर बुक में तो ऐसे बनाया हुआ था, आप गलत पढ़ा रहे हो। वो गलत नहीं होता, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग ने देखा होगा कि पाई बॉन्ड का जब भी शिफ्टिंग यहाँ पर होता है, ये अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला जाता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज हट जाता है, समझ में? तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने जो ड्रॉ किया वो क्या किया, क्योंकि हम रूल क्या पढ़ रहे हैं, हम रूल पढ़ रहे हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा वो सेंट्रल एटम पे आना चाहिए। जैसे यहाँ हमने आयोडीन +1 में देख लिया, यहाँ नाइट्रोजन में, उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बोथ द स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो अगला मॉलिक्यूल है I3-1, ये भी सिमिलर होगा। जैसे हमने इससे पहले वाले में देखा I3+1 में हम सेंट्रल एटम के ऊपर +1 चार्ज दे देते हैं। अब I3-1 में हम क्या करेंगे, 3 आयोडीन को 1 2 3। अब मैं थोड़ा फास्ट होने वाला हूँ, धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तक इतने मॉलिक्यूल्स में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 4 ही स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले लिविस स्ट्रक्चर बनाना है, स्टेरिक नंबर निकालना है, एंड देन उसका ज्योमेट्री एंड शेप प्रेडिक्ट करना। तो I3-1 में मेरे पास I3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। -1 है तो -1 में सेंट्रल एटम को दे देता हूँ, -1 यहाँ आ गया, तो 8वां इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा इस आयोडीन का। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बाहर के आयोडीन होते हैं वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, ये एक बॉन्ड यहाँ पर, एक काम करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ना यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, बात खत्म। अब यहाँ अगर आप नोटिस करो, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है। इस हिसाब से आयोडीन का जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा, आयोडीन का स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है 2 + 3 मेरे पास लोन पेयर दिखाई दे रहा है, 2 + 3 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना निकल के आएगा, स्टेरिक नंबर 5 आएगा। 5 स्टेरिक नंबर का मतलब होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो इसका ज्योमेट्री या शेप कैसा दिखेगा, अब देखो यहाँ लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होगा। तो आयोडीन ये सेंट्रल में होगा। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होते हैं, हम लोगों ने इसका रूल पढ़ा है कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिखाया हुआ है कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये आयोडीन यहाँ पर आएगा, ये वाला आयोडीन यहाँ पर आएगा, इस आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज होगा। इस हिसाब से इस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा, क्योंकि ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, मुझे ओवरऑल मॉलिक्यूल देखना होता है। ये मेरे पास निकल के आ गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसके बाद अगर मैं इसका शेप की बात करूं तो इसका शेप क्या हो जाएगा, अब मुझे लोन पेयर को इग्नोर करना है। जब मैं शेप की बात करूंगा तो मुझे लोन पेयर को इग्नोर करना है। मुझे ये मॉलिक्यूल लीनियर दिखाई दे रहा है, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। हो गई बात खत्म, सुपर। अब XeOF5-1, अब देखो ये जो जेनॉन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कई बार CSIR नेट के पेपर में, गेट के पेपर में, IIT JAM के पेपर में पूछे जाते हैं, एंड चांसेस है कि IIT JEE और नीट के पेपर में भी पूछे जाएंगे। अब मुझे बताओ जेनॉन जो होता है, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाते हैं,
बट जो लोअर नोबल गैसेस होते हैं, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़ दो, अगर आप उसके नीचे क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन तक आते हो, स्पेशली ज़ेनॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये बॉन्ड्स बनाते हैं। और ज़ेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो मिलते हैं, क्लेथरेट्स कहते हैं शायद उनको। ये काफ़ी कंपाउंड्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब ज़ेनॉन के लास्ट में अगर आप देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अनपेयर कर सकता है। अब -1 चार्ज है तो -1 भी ज़ेनॉन को ही दे देते हैं। मान लेते हैं ज़ेनॉन के ऊपर -1 चार्ज है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो ज़ेनॉन के पास अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऑक्सीजन को यहाँ ड्रॉ करते हैं और 5 फ्लोरीन है। अब देखो 5 फ्लोरीन को ड्रॉ कैसे करोगे आप, 5 अलग डायरेक्शन में। एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, चौथा यहाँ पर आ जाएगा और पांचवा मान लेते हैं मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे पता है जो ऑक्सीजन होता है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये तो डबल बॉन्ड में चला गया, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हटा देते हैं यहाँ से। मुझे पता है ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 में दे रहा हूँ तो 9 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। एक बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब मुझे बताओ ज़ेनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के यूटिलाइज हो गए। और टोटल कितने थे ज़ेनॉन के पास, 8 + 1 9, क्योंकि ज़ेनॉन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, -1 का चार्ज मैंने ज़ेनॉन को दिया है, तो 7 हो गए। 8 और 9 2 बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ अलग से ड्रॉ करके डॉट बना देता हूँ। देखो ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ज़ेनॉन के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं इसका ज़ेनॉन का स्टेरिक नंबर निकालूं तो ज़ेनॉन का स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बताओ। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, पांचवा सिग्मा बॉन्ड, छठवां सिग्मा बॉन्ड, और मुझे दिखाई दे रहा है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बचा हुआ है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन में से उसने सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन ही यूटिलाइज किए। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का अगर कॉन्सेप्ट में यूज करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितने निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, और एक इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर 7। अब 7 वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा स्टेरिक नंबर 7 अगर होता है तो sp3d3 होता है, और जिसमें अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो इसका शेप और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा sp3d3। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर मेरे पास ज़ेनॉन होगा, दिस विल बी माई ज़ेनॉन। एक लोन पेयर है उसके पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके अनयूज्ड हैं, एक लोन पेयर यहाँ हो गया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैं नीचे बना देता हूँ, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन। तो अगर कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ये मुझे दिखाई दे रही है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और अगर कोई पूछे इसका शेप क्या होगा, अब शेप में मुझे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करना पड़ेगा, तो मुझे पेंटागोनल पिरामिडल सिर्फ होगा इसका शेप। पेंटागोनल और नीचे की तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो पिरामिडल शेप बना रहा है, ऊपर से पिरामिड नहीं आ रहा है। तो दिस विल बी पेंटागोनल पिरामिड। आई होप लॉजिक समझ में आया। आते हैं मॉलिक्यूल नंबर 13 पे। 13 इज क्लोरीन F3। अब देखो क्लोरीन के पास पहले तो 3 फ्लोरीन बना देते हैं। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक फ्लोरीन को यहाँ ड्रॉ कर दिया, दूसरा फ्लोरीन यहाँ ड्रॉ कर दिया, तीसरा फ्लोरीन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, 3 फ्लोरीन हो गए। अब बताओ क्लोरीन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 6 7 वाले 2 ये लोन पेयर का काम करेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, हमारे। तो बताओ स्टेरिक नंबर। अब देखो आपको समझ में आ जा रहा होगा चीज़ें कितनी आसान है। अगर आपको इतना पता है कि किसके लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल एटम को हमेशा माफ करो। सेंट्रल एटम जो होता है हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, उसको इग्नोर कर दो। बाहर के जो एटम्स होते हैं वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और सेंट्रल एटम हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ देखो ये क्लोरीन और 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्लोरीन विल बी द सेंट्रल एटम, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा क्लोरीन का, मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और मेरे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 का मतलब मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, दिस विल बी sp3d, ठीक है, 5 हो गया। तो इसका शेप और ज्योमेट्री कैसा दिखेगा, इस तरीके से मेरे पास यहाँ क्लोरीन होगा। अब 3 फ्लोरीन है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद करो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे बना देते, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर आएगा, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ आएगा और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे किया, आपने प्रीवियस वीडियो फिर नहीं देखा, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। तो ये हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर मैं बात करूँ इसका शेप क्या होगा, व्हाट विल बी द शेप। अब शेप में लोन पेयर को हटा दो तो मुझे ये टी शेप दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा टी शेप, समझ में आया। अब SO2 - 2 सल्फर,
पहले 2 ऑक्सीजन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सी सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आई थिंक सो 6 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब -2 भी है, तो -2 भी सल्फर को दे देते हैं। तो ये सल्फर के पास -2 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर भी क्लोरीन के ऊपर हम लोगों ने, यहाँ क्लोरीन पे कुछ नहीं दिया था, यहाँ जेनॉन पे -1 दिया हुआ था, तो दिस जेनॉन इज -1। इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया था। ठीक है, वैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के बाद 9 हो गए। ठीक है, तो ये -2 हो गया। अब यार बड़ा आसान है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? स्टेरिक नंबर 2 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं प्लस 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया sp3। sp3 का मतलब मेरे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे सल्फर होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बनेगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बनेगा, और सल्फर के ऊपर हो जाएगा -2 का चार्ज। अब मैं -2 अगर ड्रॉ करना भूल जाऊँ तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, उसको इतना इशू बड़ा क्रिएट मत करना। ज्योमेट्री मेरी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, दिस विल बी टेट्राहेड्रल। और इसका जो शेप होगा वो शेप क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर को हटा दो तो मुझे ये बेंट शेप, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बेंट लिख के छोड़ देता हूँ। इससे पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है कई बार, मैंने ये देखो ये बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर, तो 3 नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम बेंट, वी शेप या एंगुलर कुछ भी कह सकते हैं। आते हैं 15 मॉलिक्यूल पे, दैट इज XeO3। अब देखो फिर से जेनॉन आ गया, 3 ऑक्सीजन को पहले ड्रॉ कर लो, 3 ऑक्सीजन, और तीनों ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर दो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना दो। जेनॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लोन पेयर का काम करेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे और एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 + 1 स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4। 4 का मतलब हो गया ये sp3 होगा। sp3 का मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। जेनॉन, एक लोन पेयर को यहाँ ड्रॉ कर दो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बना दो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बना दो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे, अमोनिया जैसा है ये। ठीक है, जिसका मतलब कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और अगर कोई पूछे इसका शेप क्या है, तो इसका शेप, अब आप इसका शेप जैसे हमने अमोनिया में डिस्कस किया था, आप इसको पिरामिडल कह सकते हो या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह सकते हो, बट मैं इसका नाम पिरामिडल लिखना पसंद करूंगा। दिस इज पिरामिडल। ठीक है, XeO4 की बात करते हैं। जेनॉन ले लेते हैं, चारों ऑक्सीजन को ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। जेनॉन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, जेनॉन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वो नोबल गैस होता है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज है, कोई लोन पेयर नहीं है। अब मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, पाई बॉन्ड में नहीं कंसिडर करूंगा, तो इसका स्टेरिक नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। स्टेरिक नंबर इसका 4 आएगा। देखो इसका भी 4 था, इसका भी 4 था, बट यहाँ एक लोन पेयर था, यहाँ पे वहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप भी कैसा दिखेगा? शेप, यहाँ जेनॉन होगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं सल्फर F6 पे। अब देखो सल्फर के पास है 6 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना देते हैं और 6 बॉन्ड बना, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब जब तो सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 के 6 यूटिलाइज हो गए। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा। और लोन पेयर मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो 6 + 0 हो जाएगा, आंसर 6 आएगा। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? sp3d2। sp3d2 का मतलब ज्योमेट्री कैसी होती है? यहाँ पे सल्फर होगा 1 2 3 4 5 6, अब सब जगह फ्लोरीन ऐड कर दो आप, आपको समझ में आ गया। ज्योमेट्री सेम होगी, शेप भी उसका सेम होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? इसको हम प्यार से ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, प्यार से ऑक्टाहेड्रल, बट इसका जो पूरा नाम होता है वो हो जाता है स्क्वायर आइयूपेक्नेम, स्क्वायर बाय पिरामिडल। वाई स्क्वायर बाय पिरामिडल? क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर से पिरामिड है, नीचे से पिरामिड है। अब SF4 में कहानी बदल जाएगी। SF4 मतलब 2 फ्लोरीन हटा दो तो एक लोन पेयर आ जाएगा वहाँ पे। तो ये मेरे पास सल्फर हो गया, मैं 4 फ्लोरीन को ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, तो 2 और 2 4 तो इधर हो गए, 5 और 6 यहाँ पर, एक लोन पेयर हो गया। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसका स्टेरिक नंबर 5 आएगा। इसका स्टेरिक नंबर 6 आ रहा था, इसका स्टेरिक नंबर अब 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास और एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर 5 का मतलब कितना होता है? ये हो जाएगा sp3d। sp3d का मतलब क्या हुआ? एक लोन पेयर है, तो सल्फर यहाँ होगा, एक लोन पेयर मेरा यहाँ जाएगा, एक फ्लोरीन इधर, एक ऊपर, एक नीचे, फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही होगी कि मेरा जो पिछला वीडियो था वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको स्टेरिक नंबर पता चल गया, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, आपको ज्योमेट्री पता चल गई, पर ज्योमेट्री में भी आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, लोन पेयर है। वो लोन पेयर कहाँ होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोन पेयर ऊपर बना देते तो चीज़ें बदल जाती, फिर चीज़ें बदल जाती। लोन पेयर यहाँ है, इसलिए इसका जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्री इसकी अभी भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। पर इसका जो शेप होगा, अब वो शेप बदल जाएगा। शेप बता दो क्या हो जाएगा इसका। अब लोन पेयर को हटा दो तो मुझे ये सीसॉ देखा जैसा दिखाई दे रहा है। हमने सीसॉ को देखा है, सीसॉ इस तरीके से होता है, तो मुझे ये सीसॉ दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी सॉ। क्लियर है। अब आते हैं मॉलिक्यूल नंबर 19 POCl3 एंड 20 SF5। अब फॉस्फर को ड्रॉ करो बीच में, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया, ये हो गया। अब फॉस्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। अब बताओ स्टेरिक नंबर कितना है। स्टेरिक नंबर में मुझे दिखाई दे रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पर एक भी नहीं है, 4 + 0 तो आएगा 4 का मतलब ये हो गया sp3। sp3 का मतलब ये कैसा दिखेगा, यहाँ फॉस्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। समझा। अब देखिए अगला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो SF5, यहाँ में -1 लिखना भूल जाऊँ, SF5 -1 होता है ये, SF5 -1। तो मेरे पास यहाँ सल्फर होगा, पहले 5 इलेक्ट्रॉन को, 5 फ्लोरीन को ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ये 5 फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4 5। अब सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 भी तो है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देते हैं, तो ये बन जाता है इसका लोन पेयर, और ये सल्फर पे हो गया -1 चार्ज। अब देखो इसका स्टेरिक नंबर निकालना बड़ा आसान है, बोलो स्टेरिक नंबर क्या होगा। मुझे 5 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, आई हैव गॉट 5 सिग्मा बॉन्ड, प्लस मुझे एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, 5 + 1 आंसर निकल के आता है 6 का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया sp3d2। और मुझे पता है sp3d2 मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। यहाँ सल्फर होगा, एक लोन पेयर मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, और बाकी के बचे हुए 5 फ्लोरीन को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो 5 जगह पे फ्लोरीन आ जाएंगे, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, 5 जगह फ्लोरीन आ जाएंगे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो पूरा मॉलिक्यूल की होती है, तो ज्योमेट्री मुझे इसकी ऑक्टाहेड्रल दिखाई दे रही है। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। शेप क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ शेप बताओ इसका क्या होगा। लोन पेयर को हटा दो तो मुझे स्क्वायर दिख रहा है और नीचे से पिरामिड दिख रहा है, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। अब देखो यहाँ तक हमने ना 20 मॉलिक्यूल कर लिए। इसके बाद में 10 मॉलिक्यूल जो मेरे बचे हुए हैं, ये 10 मॉलिक्यूल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क। आप इन 10 के 10 मॉलिक्यूल को प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपको डाउट आता है, या कोई मॉलिक्यूल आपसे नहीं हो रहा है, या आप हो कर पा रहे हो, या मुझे राइट आंसर भी कमेंट कर सकते हो कि भाई 21 का आंसर क्या है, 22 का आंसर क्या है, 23 24 इन सब मॉलिक्यूल्स का आंसर क्या है। ये काफ़ी अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने आपको ड्रॉ करके दे रखे हैं, आप इनका स्ट्रक्चर बनाइए। और उसके अलावा भी मैंने कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं, HClO4, HClO3, AlCl3, BF3। आप इन सब मॉलिक्यूल्स की अब तैयारी करोगे। देखो इतने मॉलिक्यूल्स कराने के बाद मुझे लगता है आपको आइडिया समझ में आ गया। आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, ल्यूविस स्ट्रक्चर, फिर निकालना होता है स्टेरिक नंबर, फिर निकालनी होती है उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। और उसमें अगर लोन पेयर है तो आएगा शेप, और अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप नहीं आएगा। अब इतने 20 मॉलिक्यूल करने के बाद ये 10 मॉलिक्यूल्स आपके होमवर्क हैं, आप मुझे बताओगे। ये पूरी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तीनों वीडियोस की, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको डिस्कस किया कि किस तरीके से अलग अलग ज्योमेट्रीज की हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसे कैसे होता है, और दिस इज वीडियो नंबर 3, यहाँ पे मैंने ये 30 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया। आप ये पूरी PDF तीनों में एक साथ बना के मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, या फ्यूचर में अगर आपको कभी रेफरेंस के लिए चाहिए होगी तो, ठीक है। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो जितने भी टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी हैं, ये सिर्फ IIT JEE या नीट के लिए नहीं है, दिस आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर CSIR नेट, गेट या IIT जैम या जितने भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग में ये 3 वीडियोस थे जो मैंने स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल्स के साथ डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, कमेंट बॉक्स आपका है, आइए कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है, इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आई विल श्योरली मेक वीडियो फॉर यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।